I always knew I was going to be rich. I don't think I ever doubted for a minute. तो गाइस इन्हीं लाइन्स के साथ आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वॉरेन बफेट के ऊपर लिखी गई एक पॉपुलर बुक द वॉरेन बफेट वे बुक की समरी देने जा रहा हूँ। सो गाइस वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आप इस तरह की वीडियो को मिस ना कर सको। गाइस इस बुक से हम वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 अ 5 सिग्मा इवेंट द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर। चैप्टर 1 में ऑथर ने वॉरेन बफेट की पर्सनल हिस्ट्री तथा इन्वेस्टमेंट की बिगनिंग के बारे में बताया है। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा में हुआ था। इनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे तथा उनके दादा ग्रोसरी की दुकान चलाते थे, जहां पर चार्ली मंगर भी काम किया करते थे। बफेट को बचपन से ही नंबरों से बहुत लगाव था। वो बचपन से ही छोटा बड़ा काम करते रहते थे। वे उनके दादा की शॉप से कोक खरीदते थे तथा उसे 20% प्रॉफिट पर बेच देते थे। मैगजीन सेल करते थे। उसके अलावा जब भी फुटबॉल मैच होता था उस दिन वो पॉपकॉर्न वगैरह बेचते थे ताकि वो उनके पास में पैसे सेव कर सके। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनके पिता की जॉब भी चली गई थी। तभी से वॉरेन बफेट ने सोचा था कि वो एक दिन बहुत ही अमीर व्यक्ति बनेंगे और उन्हें अमीर बनने के लिए इन्वेस्टिंग से अच्छा कोई ऑप्शन मिला भी नहीं। और बता दूं मैं आपको गाइस, उन्होंने अपना पहला शेयर 11 साल की उम्र में अपनी बहन के साथ मिलकर खरीदा था, पर जल्द ही मार्केट गिरने लगा, जिसकी वजह से उनकी बहन उनको ताने मारने लगी। पर जब सिटी सर्विस प्रिफर्ड का वही शेयर रिकवर हुआ तब उन्होंने उसे $5 के प्रॉफिट पर बेच दिया। पर उनको बहुत दुख हुआ जब वही शेयर $202 पर शेयर पहुंच गया। तब उन्होंने पहला लेसन सीखा कि दूसरों के पैसे को कभी दांव पर मत लगाओ एवं स्टॉक को छोटे प्रॉफिट पर मत बेचो। बफेट की प्राइमरी एजुकेशन ओमाहा में ही हुई, पर जब साल 1942 में बफेट के फादर इलेक्शन जीत गए, जिसकी वजह से उन्हें वाशिंगटन जाना पड़ा, जहां पर उन्होंने आगे की पढ़ाई भी की तथा वहीं पर उन्होंने पिनबॉल का बिजनेस भी स्टार्ट किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वार्डन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में 2 साल पढ़ाई करने के बाद वे वापस ओमाहा आ गए। ओमाहा आने के बाद वो वापस से स्टॉक मार्केट से कनेक्ट हुए। एक दिन उन्होंने लाइब्रेरी में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय ब्रेन ग्राहम बुक पढ़ी। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से वॉरेन बफेट इतने प्रभावित हुए कि वे ओमाहा छोड़कर न्यूयॉर्क चले गए ताकि वे ग्राहम से पढ़ सके। ग्राहम की क्लास में बफेट पहले स्टूडेंट थे जिन्हें ग्राहम ने A+ दिया था। अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने ग्राहम से उनके यहाँ जॉब करने का पूछा, पर ग्राहम ने वॉरेन बफेट को मना कर दिया क्योंकि ग्राहम सिर्फ जूइश लोगों को ही जॉब पर रखते थे। इस कारण से वॉरेन बफेट वापस ओमाहा आ गए। पर फिर 1954 में ग्राहम ने उन्हें जॉब का ऑफर दिया और बफेट वापस न्यूयॉर्क चले गए। इसके 2 साल बाद सन 1956 में ग्राहम की पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, जिसकी वजह से बफेट वापस ओमाहा आ गए। उसके बाद वॉरेन बफेट ने अपनी खुद की पार्टनरशिप खोली, जो कि अपने पार्टनर्स को इंडेक्स से भी ज़्यादा रिटर्न दे रही थी। और बाद में सन 1969 में उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद भी कर दी। जब उन्होंने पार्टनरशिप को बंद किया था तब बहुत सारे लोगों ने सोचा कि उनके अच्छे दिन गए हैं, पर उन्हें क्या पता था कि अच्छे दिन तो अभी आने स्टार्ट ही हुए हैं। उसके बाद में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हाथवे में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई तथा वे बर्कशायर हाथवे के मेजर शेयर होल्डर बन गए। बर्कशायर हाथवे सन 1890 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एवं कॉटन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी, पर हाई कॉस्टिंग के कारण प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी और इसी वजह से सन 1985 में बफेट टेक्सटाइल ग्रुप का ऑपरेशन बंद कर दिया। 1967 में बर्कशायर हाथवे ने 2 इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंडेमनिटी कंपनी और नेशनल फायर एंड मरीन इंश्योरेंस कंपनी के $8.6 मिलियन के शेयर्स खरीदे और यही कारण है बर्कशायर हाथवे की सक्सेस स्टोरी का। इसके अलावा भी बफेट ने बर्कशायर हाथवे की मदद से कई कंपनी में इन्वेस्ट किया, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। चैप्टर 2 द एजुकेशन ऑफ वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट की सफलता में उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन में 3 लोगों का बहुत ही बड़ा हाथ है।
एक है बेंजामिन ग्राहम, दूसरे है फिल फिशर और थर्ड है उनके बिजनेस पार्टनर चार्ली मंगर। तो चलिए इनके बारे में डिटेल्ड बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने इन तीनों से क्या क्या सीखा। बेंजामिन ग्राहम को आप इन्वेस्टिंग के द्रोणाचार्य के रूप में देख सकते हो। इनकी 2 फेमस बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी एनालिसिस ने वॉरेन बफेट को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। वॉरेन बफेट द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग की फील्ड की बाइबल भी बताते हैं। अगर आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक की समरी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो जल्द ही बना दूंगा। किसी भी कंपनी को उसकी रियल वैल्यू से कम पर खरीदना ही बेंजामिन ग्राहम की स्ट्रेटेजी थी और इसे ही इन्वेस्टिंग की लैंग्वेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कहते हैं। ग्राहम बिलीव करते थे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3 एरियाज में काम करती है, एक स्टेबल सिक्योरिटीज में, 2 कंपैरेटिव एनालिसिस में और लास्टली स्टॉक सिलेक्शन में, पर तभी जब करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। यानी कि सीधे सीधे साफ शब्दों में बात करें तो बेंजामिन ग्राहम का मेन फोकस वैल्यू इन्वेस्टिंग पे था, मतलब कि किसी भी कंपनी को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत पर खरीदो। इसके अलावा ग्राहम ने 2 रूल्स भी दिए हैं, एक डोंट लूज योर मनी, डोंट फॉरगेट द फर्स्ट रूल। चलिए अब बात करते हैं फिल फिशर के बारे में। फिशर ने अपना ग्रेजुएशन स्टैनफोर्ड से किया था और उसके बाद वे एंग्लो लंदन एंड पेरिस बैंक में एनालिस्ट का काम करने लगे, पर ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का कुछ करेंगे और 1931 में उन्होंने अपनी काउंसलिंग फर्म फिशर एंड कंपनी की शुरुआत की। फिशर बिलीव करते थे कि जो कंपनियां अबव एवरेज का पोटेंशियल रखती है और जिनमें एक कैपेबल यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनेजमेंट हो, उन्हीं में इन्वेस्ट करो, और इसी बिलीव की वजह से वो उन्हीं कंपनी से इम्प्रेस होते थे जिनमें सेल्स और प्रॉफिट को ग्रो करने की एबिलिटी ज़्यादा होती थी तथा उनका ग्रोथ रेट इंडस्ट्री के एवरेज से ज़्यादा हो। अच्छी ग्रोथ के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसी से आप कंपनी की कॉस्ट कम कर सकते हो और प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज कर सकते हो। फिल फिशर कई मामलों में बेन ग्राहम से अपोजिट थे। सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में यह था कि ग्राहम क्वांटिटी पर बिलीव करते थे और वहीं फिशर क्वालिटी पर। चलिए अब चार्ली मंगर के बारे में बात करते हैं। वॉरेन बफेट के बिजनेस पार्टनर और उनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड चार्ली मंगर का भी उनकी इन्वेस्टिंग सक्सेस पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। 1959 से पहले बफेट और चार्ली नहीं मिले थे। ये दोनों ग्रेट पर्सनालिटी डॉक्टर ट्रेविस के यहाँ डिनर पर मिली थी और वहीं से उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्टनरशिप की स्टार्ट हुई थी। चार्ली के पिता लॉयर थे और उनके दादा भी फेडरल जज थे और चार्ली खुद भी लॉ की प्रैक्टिस करते थे, पर उनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में भी था। चार्ली से मिलने से पहले वॉरेन बफेट सोली और होली ग्राहम के प्रिंसिपल्स वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ही चल रहे थे, जबकि वहीं चार्ली फिशर के प्रिंसिपल्स यानी कि क्वालिटी स्टॉक्स पर बिलीव करते थे। उनका मानना था कि अगर क्वालिटी बिजनेस के लिए थोड़ी ज़्यादा कीमत भी चुकानी पड़े तो चुका दो और उस बिजनेस को एक्वायर कर लो, और इसे ही नॉर्मल लैंग्वेज में ग्रोथ इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा। और चार्ली की बदौलत ही वॉरेन बफेट ने कई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया। चैप्टर 3 बाइंग अ बिजनेस द 12 इमीडिएट टेनेट्स। अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट, एक बिजनेस को खरीदना या फिर एक बिजनेस का टुकड़ा शेयर्स के फॉर्म में खरीदने में कोई डिफरेंस नहीं है। उन्होंने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले 12 सिद्धांतों के बारे में बात की है। चलिए अब इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट है बिजनेस टेनेट, जिसमें कि हमें 3 सिद्धांत देखने हैं। बिजनेस सिंपल और समझने लायक होना चाहिए, बिजनेस की कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री रहनी चाहिए तथा बिजनेस की लॉन्ग टर्म में अनुकूल संभावनाएं होनी चाहिए। लाइक अगर आप इस समय पेट्रोल, डीजल, कोयले जैसी चीज़ों की कंपनी के शेयर खरीदोगे तो नो मैटर वो आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देगी, पर फ्यूचर आपको भी पता है, जो कि सोलर पावर और इलेक्ट्रिक कार्स का है, जिससे कि आप समझ ही सकते हो, मतलब कि पेट्रोल डीजल का समय जा चुका है। चलिए अब मैनेजमेंट टेनेट्स के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट टेनेट्स में हमें अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। क्या कंपनी का मैनेजमेंट रेशनल है यानी कि समझदार है? क्या मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर्स के साथ जेन्युइन है? क्या मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में कुछ आनाकानी है? आपको यह 3 क्वेश्चन किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट से पूछने ही होंगे।
पर गाइस आई नो आप डायरेक्टली तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट या फिर कंपनी के बारे में गूगल पर इंफॉर्मेशन निकाल कर रिसर्च कर सकते हो। आप बिना मैनेजमेंट के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप बिना ब्रेक की गाड़ी को बहुत ही तेज स्पीड पर ले जा रहे हो, जिसमें कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। चलिए अब फाइनेंशियल टेनेट्स के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल टेनेट में आपको 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी पर फोकस करो, ना कि अर्निंग पर शेयर। सेकेंड, ओनर की अर्निंग कैलकुलेट करो। थर्ड, उस कंपनी को देखो जिसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। फोर्थ, हर 1 रुपया जो कंपनी ने रिटेन किया है, क्या उसके लिए कंपनी ने एटलीस्ट 1 रुपये की मार्केट वैल्यू क्रिएट की है क्या। लास्ट है मार्केट टेनेट, जिसमें कि 2 सिद्धांत दिए हैं। एक, बिजनेस की वैल्यू क्या है। दूसरा, क्या बिजनेस डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। बस यही है वॉरेन बफेट के 12 सिद्धांत। बट गाइस, वॉरेन बफेट ने कई बार अपने ये सिद्धांत को तोड़ा है, जिनके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। चलिए अब चलते हैं चैप्टर 4 पर। गाइस, चैप्टर 4 में कॉमन स्टॉक परचेस के बारे में है, जिसमें कि 9 केस स्टडीज दी गई है कि कैसे वॉरेन बफेट ने 9 कंपनियों के शेयर खरीदे थे। ये 9 कंपनियां इस प्रकार है: द वाशिंगटन पोस्ट, GEICO यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कंपनी, कैपिटल सिटीज ABC, द कोका कोला कंपनी, जनरल डायनामिक्स जो कि वॉरेन बफेट का एक कंट्रोवर्शियल इन्वेस्टमेंट है, वेल्स फार्गो एंड कंपनी, अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी, IBM एंड लास्टली HJ हेंज कंपनी। गाइस, अगर आप इन केस स्टडीज पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं इन्हें यहाँ बताने लगा तो यह वीडियो अपने आप में ही 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा। सो गाइस, मुझे इंतजार है आपकी कमेंट का। चैप्टर 5, द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, द मैथमेटिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। जब भी हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं तो तब सब विश्वास करते हैं कि ये तो बहुत ही सिंपल है, बाय, होल्ड और सेल। पर गाइस, वॉरेन बफेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर बिलीव करते हैं। वे पहले स्टॉक को उसकी वैल्यू से बहुत ही कम कीमत पर खरीदते हैं और उसको फिर लंबे समय तक होल्ड करते हैं, और बहुत ही कम सिचुएशन में जब प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली जाती है या फिर जब कंपनी के पास से मोट यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चला जाता है, तभी वॉरेन बफेट कंपनी के शेयर को बेच देते हैं। वॉरेन बफेट कभी भी इमोशंस में नहीं बहते हैं, क्योंकि वे एक फोकस्ड इन्वेस्टर है। वो सिर्फ कुछ ही कंपनी पर फोकस करते हैं, जिसे फोकस इन्वेस्टिंग कहते हैं। फोकस इन्वेस्टिंग एक सिंपल आइडिया है, पर इसको फॉलो करना उतना ही कठिन है। फोकस इन्वेस्टिंग का मतलब है कुछ ही स्टॉक्स को सिलेक्ट करो और उन्हीं पर टिके रहो। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि वॉरेन बफेट फिल फिशर से इन्फ्लुएंस्ड थे और फिल फिशर फोकस पोर्टफोलियो के लिए ही जाने जाते थे। फिशर के पोर्टफोलियो में 10 से भी कम कंपनियां थी, जिनमें से 3 या 4 कंपनी में ही उनके टोटल इन्वेस्टमेंट का 75% हिस्सा इन्वेस्टेड था। और इसीलिए कई बार वॉरेन बफेट ने कहा है कि पोर्टफोलियो में 10 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टॉक्स रहे तो आपका माइंड डाइवर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा और आप पता नहीं इमोशंस में कितने बह जाओगे। चैप्टर 6, साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफेट का पहला इन्वेस्टमेंट उनके लिए फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरह से ही निराशाजनक था, और उन्होंने अपने पहले इन्वेस्टमेंट से 2 लेसन सीखे। एक, पेशेंस की कीमत, और 2, शॉर्ट टर्म में स्टॉक की प्राइस में चेंज लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती। आगे ऑथर बेन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में से मिस्टर मार्केट के बारे में बताते हैं। ऑथर बताते हैं कि मिस्टर मार्केट इमोशनली अनस्टेबल है। जब वह खुश होता है तब शेयर की हाई प्राइस कोट करता है, और जब वह दुखी होता है तब वह अच्छे से अच्छे शेयर की भी कीमत कम कर देता है, जिसे कि आपने कोविड-19 के टाइम पर देखा ही होगा। और ये सब मिस्टर मार्केट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे लोगों के डर और लालच की वजह से करता है। हमें यदि स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरह से ही मजबूत बनना होगा, तभी हम स्टॉक मार्केट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती है कि जजमेंट में एरर और कॉन्फिडेंस की वजह से आते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंट रहो ना कि ओवर कॉन्फिडेंट, नहीं तो शेयर मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंट आपकी जेब भी खाली कर देता है। चैप्टर 7, द वैल्यू ऑफ पेशेंस।
आपने बचपन में सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है और यह कहावत शेयर मार्केट में भी पूरी तरह से फिट होती है। पेशेंस की कीमत जानने के लिए आप मेरे सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हो, जहां पर मैंने शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी कंपनियों के लॉन्ग टर्म रिटर्न के बारे में बताया है, लाइक इन्फोसिस, एमआरएफ, सिम्फनी आदि। ऑथर ने आगे एग्जाम्पल देकर बताया है कि यदि हम S&P 500 की कंपनियों के 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न 1970 से लेकर 2012 के बीच के कंपेयर किए हैं, एवरेजली 1 साल में S&P 500 के 1.8% स्टॉक्स की प्राइस डबल हो जाती है। वहीं 3 साल के पीरियड में 15.3% स्टॉक्स की प्राइस डबल हो जाती है। जबकि वहीं बात करें 5 साल की, तो 5 साल में लगभग 30% कंपनी के स्टॉक्स डबल हो जाते हैं। सो अगर आप लंबे समय तक किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक को बाय और होल्ड करोगे तो वहां आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। सो बी पेशेंस और समय को अपना काम करने दो और आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मजा लो। आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हो आई बटन में क्लिक करके। चैप्टर 8 द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर। वॉरेन बफेट को दुनिया का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर कहते हैं। चलिए जानते हैं आखिर उन्हें दुनिया का महान इन्वेस्टर क्यों कहा जाता है। उन्होंने यूँ तो अपने करियर की स्टार्टिंग 11 साल से ही कर दी थी, पर 25 साल की एज में उन्होंने $100 से अपनी पार्टनरशिप फर्म की स्टार्टिंग की थी। उनका गोल 6% एनुअल रिटर्न का था, पर उन्होंने डॉ जोन्स, जो कि नास्डैक का इंडेक्स है, उसे हर साल 10% से बीट किया। उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म को 29.5% का एनुअल ग्रो किया। एक इन्वेस्टर जिसने उनकी पार्टनरशिप फर्म में $10,000 का स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था, उसका अमाउंट बफेट ने अपना मार्जिन काटने के बाद $1,50,270 कर दिया। जबकि वही सेम अमाउंट यदि डॉ जोन्स में इन्वेस्ट रहता तो 15,260 होता। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो। इसके अलावा उन्होंने 1965 से 2021 तक बर्कशायर हाथवे के शेयर को $19 से $4,20,000 पर पहुंचा दिया। इसके अलावा भी आप एक गूगल ही कर सकते हो, जो कि आपको वॉरेन बफेट के बारे में बता देगा कि उन्हें वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर क्यों कहते हैं। तो गाइस यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप मेरे सेकंड चैनल को विजिट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।